जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञानार्जन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री इतिहास की 6th क्लास की हमारे अतीत प्रथम का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी है, जैसा कि आप सब जानते हैं यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके चैप्टर्स देखेंगे 6th क्लास से। फ्रेंड्स, 6th क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन जितना भी दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें, इसलिए हम इसको शुरू करने वाले हैं। फ्रेंड, स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इसकी एक बार देख लेते हैं उद्देशिका। यानी उद्देशिका इतिहास का तो नहीं है सिलेबस, लेकिन आप देखेंगे नॉर्मल हमारी बुक में आगे ये दिया रहता है भारत का संविधान, जिसमें उद्देशिका दी रहती है। हमको इसके पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती है, चाहे पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे हमें मतलब जितनी बार भी हम बुक स्टार्ट करेंगे, बुक के आगे जब ये रहेगा तो हम इसको एक बार रीड कर लेंगे, तो ये पेपर तक हमारे आराम से हमको याद हो चुका होगा। ठीक है, तो भारत का संविधान की उद्देशिका में हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। फ्रेंड, ये पूरा का पूरा हम भारत के लोग से लेकर आत्मार्पित करते हैं तक हमें पूरी ये ए टू वर्ड, एक एक वर्ड हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पॉलिटी में सबसे शुरुआत में दी हुई है ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसमें 42वां संशोधन हुआ था, जिसमें दो चीज़ें इसमें जोड़ी गई थी। पहला तो क्या था कि पहले ये था प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य। इसमें लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष इसमें ये दो शब्द जोड़े गए। ठीक है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, और इसमें अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसमें दो जोड़े। ये प्रश्न पूछा जाता है कि 42वें संशोधन में उद्देशिका में क्या बदलाव हुआ, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि न्याय कितने प्रकार के हैं। तो फ्रेंड, न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता कितनी प्रकार की दी हुई है। तो 5 प्रकार की दी हुई हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और समता कितने प्रकार की दी हुई है? 2 प्रकार की दी हुई है, प्रतिष्ठा और अवसर। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है, हर साल इससे प्रश्न आता है। कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए तो आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, नाउ हम हमारी बुक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी बुक में आखिर कौन कौन से चैप्टर हैं। बुक यानी हमारी जो 6th की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला इसमें चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा वो सिलेबस वाला वीडियो देखा हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसमें मैंने बताया है कि प्री में सिलेबस क्या था, क्या है हिस्ट्री का, और मेंस में हिस्ट्री का कौन कौन सा सिलेबस है। फ्रेंड्स, अगर हम देखें, हम इस बुक को पूरा जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्राचीन इतिहास है। यानी जो क्लास 6th है, इसकी जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, ये प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है। 7th की मध्यकालीन इतिहास से, 8th की आधुनिक इतिहास से। अगर हम 12th में आएंगे तो 12th में भी हमको 3 बुकें मिलेंगी। तीनों ही बुक प्राचीन, मध्य और आधुनिक से संबंधित है। तो जब हम ये पढ़ चुके रहेंगे, जब हम 12th में आएंगे तो हम एक बार फिर से इसको देखेंगे। जो भी हम उसमें टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक अगर हमारा 6th में, 7th में या किसी भी कोई क्लास में रहेगा तो हम उसको वहाँ से एक बार फिर से रिपीट करेंगे, जिससे हमें एक जगह पे सारी चीज़ें पता चल जाए कि क्या क्या है उसमें। ठीक है फ्रेंड, उस चैप्टर में क्या क्या है। तो ओके, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। नेक्स्ट है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि कैसे मनुष्य ने आखेट करना सीखा,
फिर कैसे उन्हें खाद्य संग्रह करना सीखा, और फिर कैसे उन्हें भोजन का उत्पादन करना सीखा, इस चैप्टर में हमको पता चलेगा। थर्ड है हमारा आरंभिक नगर, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में किस प्रकार से नगरों का बनना शुरू हुआ। फिर आता है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, यानी हम हमारे इतिहास को किस तरह से जान पाए, कब्रों से क्या जान पाए और किताबों से क्या जान पाए, वो हमको इसमें मिलेगा। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। फिफ्थ में है नए प्रश्न नए विचार। सेवेंथ में है अशोक। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। एट्थ रहेगा हमारा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। नाइन्थ है हमारा व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। टेंथ हमारा चैप्टर रहेगा नए साम्राज्य और राज्य। 11th हमारा चैप्टर रहेगा इमारतें, चित्र और किताबें। ओके फ्रेंड, फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। फ्रेंड्स, इसमें कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताया गया है जहाँ से पुराने साक्ष्य मिले हुए हैं। हम इसे कह सकते हैं प्राचीन सभ्यता, प्राचीन इतिहास से संबंधित है ये। ओके फ्रेंड, तो इसमें बताया है कि कैसे पता, मतलब जैसे अगर आपको कुछ पता लगाना है कि ये कब का है या कब का नहीं है, तो ये कैसे पता लगाएंगे। पहले तो क्या होता था, रेडियो सुनते थे या टेलीविज़न देख सकते थे, अखबार देख सकते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमें इंटरनेट की भी सहायता मिलने लगी है किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए। तो इस चैप्टर में यही बताया है कि सबसे पहले लोग, यानी कि बहुत ही प्राचीन समय में लोग, आज से 20 लाख साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनका जीवन यापन करने का क्या तरीका था, ये हम इस चैप्टर से देखेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। जैसे पुराने लोग, जैसे आज के समय में हैं, हर कोई विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, विभिन्न धर्मों में बटा हुआ है, विभिन्न व्यवसाय करते हैं, इसी तरह पहले भी लोग करते थे। तो जो आर्किटेक्ट थे या पशुपालक, कृषक, वो किस तरह अपना जीवन यापन करते थे, क्या रहते थे, क्या बोलते थे, क्या खाते थे, ये सब जो होता है इनके बारे में हम अतीत में जानते हैं। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे। अब देखिए फ्रेंड, इसमें एक मैप दिया हुआ है। उस मैप में हमें कुछ नाम दिए हुए हैं जगहों के। जैसे कि एक नाम नर्मदा नदी के बारे में बताया हुआ है। तो इसी तरह से और भी नदियों के, पहाड़ियों के बारे में उस मैप में मेंशन किया है। तो हमको क्या करना है, उस मैप को कॉपी में बनाना है, हमारी खुद की कॉपी में बनाना है, और जो नाम दिए हुए हैं उन्हें मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद में उस पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट दिया हुआ है उसको हमें साइड में लिख लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एक पूरा ये वाला चैप्टर सिर्फ एक मैप में कंप्लीट हो जाएगा, और आपको आगे जब आप क्लासेस में बढ़ते जाओगे जैसे जैसे, तो ये चीज़ें बड़ी होते जाएंगी, फैलती जाएंगी, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसलिए आप उस मैप को बनाएं और उसको मेंशन करें। ठीक है, तो क्या दिया है, नर्मदा नदी के बारे में ये कहा गया है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यानी कि बहुत बहुत सालों पहले से ही लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते आ रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, ठीक है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। ठीक है फ्रेंड, जहाँ नदी रहेगी वहाँ पे अच्छे से फल फूल भी रहेंगे, वहाँ आप कृषि भी अच्छे से कर सकते हैं, वहाँ आप जानवरों को भी पाल सकते हैं। जानवर भी मुख्यतः उसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे पानी की कमी नहीं होती है। तो इसी प्रकार नर्मदा नदी के किनारे भी जानवर हमें मिले हैं। ठीक है, और वहाँ पर ही लोग, पहले लोग ये सोचते थे कि हम ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे पानी की सुख सुविधा संपूर्ण रूप से हो, जिससे हमें वहाँ पे कृषि भी कर सके और हम हमारे जानवरों को भी अच्छे से पाल सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जगह आती है उत्तर पश्चिम में। फ्रेंड, भारत के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पे, ये सुलेमान मैप में, यानी उत्तर पश्चिम में। ठीक है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पहले, फ्रेंड याद रखना, 8,000 साल पहले गेहूं और जौ उपजाया गया। कहाँ पर, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर, आज से 8,000 साल पहले।
उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया और गांव गांव भी बसाए। फिर नेक्स्ट एक जगह और आती है, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। ठीक है फ्रेंड, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। अब यहाँ से हमको क्या मिलता है कि यहाँ पे कृषि का अच्छा खासा विकास हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि वहाँ पे नदी थी, ब्रह्मपुत्र नदी थी, गंगा नदी थी, इनके कारण यहाँ पे अच्छे से कृषि होती थी। जैसे अभी हमने सुलेमान और किरतर पहाड़ियाँ पढ़ी, ये उत्तर पश्चिम में स्थित है और उत्तर पश्चिम में क्या है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी का बहुत लंबा विस्तार है, बहुत सारी उसकी सहायक नदियाँ हैं, जिससे वहाँ पे उनको पानी की कमी नहीं होती थी और गेहूँ जो जैसी फसलों में जितनी ज़रूरत है उतना पानी मिल जाता था। उसी प्रकार विंध्य पहाड़ी और गारो पहाड़ियों में भी चावल उपजाया गया, और जैसा कि आप जानते ही हैं चावल में पानी ज़्यादा लगता है। और वहाँ पर डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा, सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है। ये रही गारो पहाड़ी और ये रही विंध्य पहाड़ी फ्रेंड। देखिए, तो ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है, इसलिए यहाँ पे इसको संपूर्ण पानी मिल रहा है। यहाँ पे नर्मदा नदी है विंध्य पहाड़ी में, सोन नदी है, चंबल नदी है जिससे उसको पानी मिल रहा है। ये है किरथर और सुलेमान पहाड़ी। देखिए फ्रेंड, किरथर और सुलेमान पहाड़ी, यहाँ से ये है सिंधु नदी, तो यहाँ पे भी इनको पानी की कमी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखी कि जो गारो और विंध्य पहाड़ियाँ यहाँ पे चावल की खेती होती थी। और अगर हम देखें सुलेमान और किरथर पहाड़ी, तो यहाँ पे गेहूं और जौ की कृषि होती थी। ठीक है, अब हम एक बार इस मैप को, एक एक पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि हम जितनी बार भी मैप आएगा, हर बारी अगर हम मैप को देखेंगे, उसको समझेंगे, तो हमें जब हम आगे बड़ी क्लासेस में आएंगे यानी 12th तक पहुँचेंगे, तब तक हमें ये मैप बहुत ईजी लगने लगेगा, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को याद करते चलेंगे। जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी तो हमें वो आसानी से समझ में आने लगेंगी। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये है काबुल नदी। ठीक है, काबुल नदी सिंधु नदी में लेफ्ट साइड से आके मिलती है। ठीक है, ये है किरथर नदी, राइट साइड से आके मिल रही है, हाँ नदी का ये राइट साइड है। और ये है सुलेमान पहाड़ी। सिंधु में झेलम नदी आके मिलती है, झेलम में चेनाब और रावी नदी आके मिलती है। और सिंधु में सतलुज आके मिलती है, सतलुज में व्यास नदी आके मिल रही है। यह है थार। ठीक है, यमुना नदी गंगा में आके मिलती है, चंबल यमुना में आके मिलती है, सोन गंगा में आके मिलती है। यह है हिमालय फ्रेंड, ये जो पूरा भाग है ये हिमालय है। ये ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ये विंध्य पहाड़ी है। ठीक है, ये विंध्य पहाड़ी है। ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा श्रेणी आपने सुना होगा। और ये ताप्ती नदी है और ये नर्मदा नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये गारो पहाड़ी है। ये महानदी है, महानदी बंगाल की खाड़ी में आके गिर रही है। गोदावरी नदी भी, और कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। फ्रेंड देखिए, ये दक्कन मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्कन के उत्तर में कौन सी नदी है, तो कौन सी है? गोदावरी नदी है। दक्कन के दक्षिण में कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। यह है पश्चिमी घाट। ठीक है, और यह है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में ही कावेरी नदी है जो डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अरब सागर में आके गिरती है, और सिंधु नदी। ठीक है, ये 3 नदियाँ। ओके फ्रेंड, आई होप आपको मैप समझ में आ गया होगा। ये है हमारा अंडमान और निकोबार, ये है हमारा लक्षद्वीप, ये हिंद महासागर, श्रीलंका। ओके, फिर नेक्स्ट हमें बताया गया है कि मानचित्र में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, जो कि हमने देख ही ली है। क्या क्या देखी हमने सिंधु नदी में? काबुल, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज आके मिलती हैं। ठीक है, इस नदियों में 4700 साल पहले नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। और गंगा और उसकी सहायक नदियाँ भी हमने देखी, यमुना, चंबल, सोन, ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ भी गंगा में मिलती हैं, जो कि समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ 2500 साल पहले। अब देखिए फ्रेंड, 4700 साल पहले सिंधु में हुआ और 2500 साल पहले गंगा में हुआ। ठीक है, नगरों का विकास। नेक्स्ट है
गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के बारे में पता लगाना है, हमने लगा लिया पता। यहाँ पे प्राचीन काल में मगध, जो आज के समय का बिहार है, वो फला फूला। ठीक है, शक्तिशाली शासक हुए यहाँ पे, विशाल राज्य स्थापित किया और अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। जब आप महाजनपद पढ़ेंगे तो आपको मगध के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, ओके फ्रेंड। अब नेक्स्ट है कि मतलब यात्रा, जो महाद्वीप है, महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की जाती थी। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी लोग क्या करते थे, यात्रा करते थे। ठीक है, असंभव होने के बाद भी। कभी लोग काम की तलाश में, अब वो यात्रा क्यों करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते थे लोग, काम की तलाश में जाते थे। दूसरा, प्राकृतिक आपदा से। तीसरा, सेना विजय हासिल, जैसे मान लो कहीं युद्ध हुआ तो उसको जीत लिया, तो अब उस जगह के भी लोग जीती हुई जगह पे रहे होंगे और जो जीती हुई जगह वहाँ के लोग भी उधर पे आए होंगे। इस तरीके से लोग आना जाना एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। व्यापारी काफिले में जहाज़ों के मूल्यवान वस्तुओं के लिए, चीज़ें खरीदने बेचने के लिए। धार्मिक गुरु जो होते थे वो भी इस एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, शिक्षा देने और सलाह देने के लिए, नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में। कुछ लोगों को ये शौक होता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो उस स्थान को जानने के लिए जाते थे। जैसे आज के समय में भी इंसान घूमना फिरना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का शौक रखता है, उसी तरह पहले भी हुआ करता था। नए, ओके, इससे विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है हमारे में कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अब ये तो ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि इंसान मतलब एक दूसरे के विचारों को जानने के अवसर के लिए। जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो अपने साथ साथ अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी भाषा, अपना पहनावा सब लेकर जाता है, तो वहाँ जाकर भी लोग उससे सीखते हैं और वो दूसरों से सीखता है। ये असर होता है पहला तो। फिर दूसरा, सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया जाता है, उससे हमारी संस्कृति, आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की बोली, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न व्यंजन बनते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरी जगहों से हमारे देश में लोग आए हैं, रहे हैं, तो अपने साथ संस्कृति भी लाए हैं और हमारी संस्कृति भी उनने धारण करी है। पत्थर तराशना, संगीत रचना, भोजन बनाने के तरीके अपनाना, इन सब कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाते थे। अब है देश के नाम। ठीक है, देश का नाम कैसे करके पढ़ा, ये हमें इसमें पता करना है। तो देखिए, आपने अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। फ्रेंड देखिए, एक पतली सी कॉपी बनाइए और उसमें लिस्ट बनाते जाइए। जब भी ऐसा कुछ आता है, जैसे कि संस्कृत में शब्द को ये सिंधु कहा जाता है, या मैन्युस्क्रिप्ट को लैटिन शब्द में मेन्यू कहा जाता है, तो इस तरीके की आप लिस्ट बनाते जाइए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि इस शब्द को किस भाषा शैली में ये कहा जाता है, या ये जो शब्द है ये किस भाषा से निकला है, किस शब्द से निकला है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसलिए आप इसकी एक लिस्ट बनाते जाइए, जिससे आपके पास इकट्ठा बहुत सारा ना होता जाए। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ वैसे वैसे आप इनकी लिस्ट बनाते जाओ। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। ठीक है, ईरानी और यूनानी ने क्या कहा, ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस बोला या फिर इंदोस बोला, और इस नदी के पूर्व में जो लोग रहते थे उस प्रदेश को क्या कहा, इनने इंडिया कहा। अभी हमने नदी देखी थी, यह है सिंधु नदी, तो इसके पूर्व में जो प्रदेश था उसको इनने क्या बोला, इंडिया बोला।
भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। पहले भरत किसके लिए यूज किया जाता था? उत्तर पश्चिम में जो लोग रह रहे हैं उनके समूह को। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इस समूह का उल्लेख यानी ये हमें साक्ष्य कहाँ से मिला? एक लिस्ट आप साक्ष्य की भी बनाना, साक्ष्य की लिस्ट भी बनाना कि कहाँ से क्या साक्ष्य मिले, क्योंकि ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से मिला? ऋग्वेद से। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। पहले तो सिर्फ एक प्रदेश के लिए बोला जाता था, फिर बाद में एक देश के लिए बोला जाने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत के बारे में कैसे जाने? देखिए, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई एक तो क्या तरीका है कि लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती हैं। ठीक है, तो पांडुलिपि की अगर परिभाषा है तो क्या है कि जो पुस्तक को हाथ से लिखा जाता है वो पांडुलिपि कहलाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, और ये है लैटिन शब्द मेनू से बना हुआ। मेनू का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक लिस्ट की बात करी थी आपसे कि सिंधु को संस्कृत में बोला जाता है ना, सिंधु जो है वो संस्कृत शब्द है। इसी प्रकार ये वाला जो लैटिन शब्द में जो हमने लाइन पढ़ी है, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है हाथ। तो ये भी आप उसमें नोट कर लेना। ठीक है, जब आप इसको नोट करेंगे तो एक बार पुराना वाला भी रिपीट कर लेना। इसी प्रकार से हमें लिस्ट बनाना है। जब हम एक नई चीज़ उसमें ऐड करते हैं तो पुराना वाला एक बार हम उसे रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है ये एक पांडुलिपि दी हुई है। ठीक है, इसे देख लेना। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई है। देखिए, पांडुलिपि मिला अच्छी बात है, हमने उसको पढ़ा वो भी अच्छी बात है, लेकिन कई बारी क्या होता है कि कुछ तो नष्ट हो चुकी हैं, उनको कीड़ों ने खा लिया, और जो नष्ट नहीं हुई हैं बची हुई हैं उनकी हम मतलब सारी ऐसी पांडुलिपि नहीं है जिनको हम पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसी पांडुलिपि जिसको हम पढ़ पाए हैं। सारी में अभी विजय हासिल नहीं करी है हमने पढ़ने में। ठीक है, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। तो हमें पांडुलिपि मुख्यतः किन भाषाओं में मिली है? संस्कृत, प्राकृत और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। फ्रेंड, प्राकृत वो भाषा होती थी, वहाँ के जो रहने वाले भाषा यूज़ करते थे उसको बोलते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? दूसरा हमारे पास अभिलेख हो सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये नष्ट नहीं हुए हैं और इनमें कीड़े भी नहीं लगते। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। यानी राजा कोई भी नया नियम बनाता था या कुछ आदेश देता था या कोई आयोजन होता था, कुछ भी प्रकार का ऐसा जो वो जनता तक पहुंचाना चाहता है, तो वो सोचता था कि अभिलेख द्वारा ज़्यादा अच्छा रहेगा पहुंचाना, तो वो अभिलेखों में लिखवा के आदेश देता था। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं, रानियों सहित तो स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेमस लोगों ने ही करवाया है, जो आम व्यक्ति हैं, आम लोग हैं, उनने भी करा है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे कि हमने ये लिया, ये मिला हमें, इस तरीके से। ओके फ्रेंड, ये हमें एक अभिलेख दिया हुआ है, ये अशोक ने लिखवाया था। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम
कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ठीक है फ्रेंड, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद है, यानी कि पुरानी चीजें जो हमको मिलती हैं, अभिलेख हुए, पांडुलिपि हुई, या जो और भी जो है सिक्के हुए, इनका जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। हमें ये दूसरी डेफिनेशन मिली। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आप जो डेफिनेशन वाली अगर लिस्ट बनाएं तो उसमें लिखना। पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट नहीं होते। देखिए फ्रेंड, ये चित्र में दिख रहा होगा आपको, है ना? ये है पात्र, ये सिक्के हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने को मिलता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। मतलब अगर कोई कच्चा दाना है चावल का या गेहूं का ले लीजिए, तो वो नष्ट हो जाएगा सड़ के, लेकिन अगर वो जला हुआ है तो वो उपस्थित रहता है। पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ये हमारी थर्ड डेफिनेशन आई। क्या आई? कि जो इतिहासकार है, इतिहासकार कौन होता है? जो अतीत का अध्ययन करता है। ठीक है। पुरातत्वविद कौन होता है? जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करता है। हाँ, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद इन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करते हैं। अतीत एक या अनेक। ओके फ्रेंड, अतीत एक या अनेक। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए जैसे पशुपालक हैं, उनके लिए अलग है। कृषकों का जीवन अलग है। राजा रानियों का अलग है। व्यापारियों का अलग है। शिल्पकारों का। तो भिन्न भिन्न लोगों से आपको भिन्न भिन्न अतीत के बारे में पता चलेगा, भिन्न भिन्न जानकारियाँ मिलती हैं। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह, यानी आज भी अंडमान द्वीप जो है, मैंने आपको मैप में दिखाया था, याद होगा, ये ऐसे करके दिखाया था भारत, है ना? तो ये यहाँ पे है ना, इस प्रकार से। तो ये क्या है, आज भी अब शिकार करके और इसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। और इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। यानी कि अगर हम शहर की बात करें तो खुद कोई कृषि नहीं करता है, सब क्या करते हैं, गांव में उपज जो होती है उसको खरीद कर अपना जीवन यापन चलाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें जो भी जानकारी मिली उतनी ही है, और भी चीज़ें हैं। और ऐसा भी नहीं कह सकते, पुरातत्वविद ने जितना समझा, जो समझा उसने वो बताया। हो सकता है कि कहानी उससे कुछ अलग हो, कुछ और भी बातें ऐसी हो सकती हैं जो उनके समझने में अलग आई हो। जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी चीज़ हम
सुनते हैं, तो जितनी हमको समझ में आती है हमने उतनी दूसरे को बताई। उस ज़रूरी नहीं है कि हमने पूरी ही समझी हो और पूरी ही बताई हो। अब जिसने हमसे सुनी उसने किसी दूसरे को बताई, तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि उसने पूरी की पूरी समझी और पूरी, यानी जब तक वो आगे बढ़ती जाती है वो बात में चेंज आते जाता है और आखिरी तक वो उसका वो मतलब ही बदल जाता है कि वो था क्या। ओके फ्रेंड, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तिथियों का मतलब। ठीक है, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये 2000 है। ठीक है, 2000 के इस तरफ की जो तिथियां रहेंगी वो किस में रहेंगी, ईसवी में, और इस तरफ की जो तिथियां रहेंगी वो किस में रहेंगी, ईसा पूर्व में। क्योंकि इस तरफ का जो रहेगा, ये जो रहेगा ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की तारीख कहलाएगी, और इस तरफ की जो तारीख रहेगी वो ईसा मसीह के जन्म के बाद से रहेगी। तो उनका जन्म जिस दिन हुआ उसके बाद से 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी ऐसा रहता है, यानी बढ़ते क्रम में जैसे हम नॉर्मल गिनती करते हैं। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के पहले की हम उल्टी गिनती करते हैं। जैसे ये 2000 है तो 2000 के पहले यहाँ पे अलग उल्टी तिथि आएगी। ठीक है, यानी कि ज़्यादा से कम होगी और यहाँ पे कम से ज़्यादा होगी। इतिहास और तिथियाँ। इतिहास और तिथियाँ एक बार हम इसको और थोड़े अलग उसमें समझ लेते हैं। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईसवी लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE के लिए होता है, बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। यानी BC का फुल फॉर्म क्या है, बिफोर कॉमन एरा, और CE का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कितने वर्ष फ्रेंड, 200, यानी पहले हम दूसरा कैलेंडर यूज़ करते थे, मगर अभी 200 साल पहले से हमने भी ये वाला कैलेंडर शुरू कर दिया है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर, प्रेजेंट या वर्तमान से पहले होता है। अब फ्रेंड देखिए, आज से 200 साल पहले हम जो कैलेंडर यूज़ करते थे वो शक कैलेंडर और दूसरा विक्रम संवत यूज़ करते थे। ठीक है, ये हमारे खुद के देश का कैलेंडर था। लेकिन आज जो इंटरनेशनल लेवल पे कैलेंडर यूज़ किया जाता है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा है फ्रेंड, ग्रेगोरियन कैलेंडर। हम जैसे जैसे NCERT पढ़ेंगे हमें और भी कैलेंडर जानने को मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः ये 3 कैलेंडर होते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक संवत और विक्रम संवत। इनके बारे में भी हमें डिटेल से पढ़ना है। विक्रम संवत जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था, उनने लाया था फ्रेंड। ये अन्यत्र है। देखिए ये हर चैप्टर में, मतलब अगर आपको मेंस की आंसर राइटिंग सीखना है तो आप NCERT को पढ़ो बहुत ध्यान से समझ के। उसमें क्या दिया है, पहली बात तो जो टॉपिक है उसको सारी तरफ, जितनी भी तरफ से वो क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीज़ें देते हैं, और फिर उसके बाद में आखिरी से उससे रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल या देश दुनिया से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ उसमें नॉलेज दे देते हैं, जैसे कि ये है। तो ये हमें क्यों काम आ रहा है, हम हमारे आंसर को जितने पर्सपेक्टिव से लिखेंगे हमारे आंसर को उतनी सुंदरता मिलेगी। तो आप ये चीज़ इससे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है।
समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं लिपियों में भी बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता ऐसे लगता है। देखिए फ्रेंड, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। ये इससे इन्हें ये अंदाज़ा लगाया। देखिए, जैसे ये पी है, पी के लिए इनने स्क्वायर का यूज़ किया, उसी तरह यहाँ पे भी पी के लिए इनने स्क्वायर का यूज़ किया। एल के लिए लायन का यूज़ किया, तो यहाँ पे भी इनने एल के लिए लायन, यानी इससे इनको ये समझ में आ गया कि किस साइन के लिए कौन से अल्फ़ाबेट का यूज़ होना है। ओके फ्रेंड, इस तरीके से जानते थे, समझते थे। बस इसमें यही है, आप और पढ़ लेना। इसमें मिसने की जो कहानी है ये दिया हुआ है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इन चीज़ों को अपने मेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ तिथियां हैं, एक लिस्ट आपको तिथि की बनाना है, एक लिस्ट आपको प्लेस की बनाना है, एक लिस्ट आपको नेम की बनाना है। ऐसे अलग अलग लिस्ट आपको बनाना है। जो फैक्ट्स हैं उनको लिखना है। हालांकि ये आपको मिल जाएंगे एक जगह पे, लेकिन अगर आप खुद से लिस्ट बनाएंगे और उनको बार बार रिकॉल करेंगे तो आपको आसानी से याद भी होगा, कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। कृषि का आरंभ 8000 साल पहले। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 47 वर्ष पहले हमने पढ़ा था। कहाँ पे? सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कहाँ से हमको 4700 साल पहले मिले थे? ये मिले थे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास। फिर है गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य। ये कहाँ से? 2500 साल पहले। मगध का बड़ा राज्य हमने कहाँ पढ़ा था? सोन नदी के आसपास। वर्तमान जो समय चल रहा है ये कब से शुरू हुआ है? लगभग 2000 साल पहले। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। आप ये एक बार एक्सरसाइज देखना, खुद से आंसर सॉल्व करने की कोशिश करना और एक बार ये चैप्टर को पढ़ना। ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार मैप जो मैंने आपको बताया है, मैप में आप बिना आलस के उसको एक बार अच्छे से नॉमिनेट करते हुए पूरी चीज़ों को उसमें लिखना कि किस जगह से क्या बताया गया है। मैप बनाने की कोशिश करना। और ओके फ्रेंड, थैंक यू, जय हिंद।